हेलो स्टूडेंट्स। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने आवेश और उसके गुणों के बारे में जाना था और आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 2 है। तो इसमें हम लोग कूलम के नियम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो कूलम का नियम क्या होता है मैं आपको बता दूं। कूलम का जो नियम होता है उसमें देखिए क्या होता है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक चार्ज Q1 है और उससे r डिस्टेंस पर, r दूरी पर एक अन्य चार्ज Q2 है और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो क्या है, r है। ठीक है, तो आप जो है कल वाले वीडियो में जो है पहला प्रॉपर्टी जो आप आवेश का पढ़े उसको याद कीजिए। उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि अगर दो आवेश हैं, अगर वो एक समान है, सजातीय हैं, तो उनके बीच जो है प्रतिकर्षण का बल लगेगा, यानी वो एक दूसरे को दूर हटाने का प्रयास करेंगे। और उसी में पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर वो असमान प्रकृति के हुए विजातीय आवेश में तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे एक बल से। ठीक है, तो दो आवेश हैं तो उनके बीच बल लगना है, चाहे वो आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का हो। तो कूलम का नियम क्या करता है? कूलम का नियम जो है हमें दो आवेशों के बीच लगने वाला वही बल जो है उसी बल का मान देता है। ठीक है, तो कूलम के नियम में हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास Q1 और Q2 दो चार्ज है तो इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण का या प्रतिकर्षण का बल है वो कितना होता है, उसका परिमाण क्या आएगा, तो वही हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये Q1 Q2 दो चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर r है तो कूलम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल जो F होता है वो क्या होता है। तो इसको दो स्टेटमेंट में हम लोग लिखेंगे। पहला बताता है स्टेटमेंट कि लगने वाला बल F जो है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये होगा। ठीक है, और दूसरा तथा वो जो बल है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो उनके बीच की जो दूरी है r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि 1/r² के समानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ठीक है, तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को मिलाएंगे तो हमको मिलेगा F समानुपाती Q1 into Q2 बटा r²। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा हो कि जब भी कभी समानुपात आता है तो हम उसको हटा करके वहां पे इक्वल का साइन लगाते हैं, और इक्वल का साइन लगाने के लिए जो है हमको क्या करना पड़ता है, तो समानुपातिक नियतांक से या समानुपातिक गुणांक से गुणा करना पड़ता है। तो मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे समानुपातिक नियतांक अपना K चुना, तो K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा r² हो गया। ये आपका जो कूलम के नियम का सूत्र हो गया। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये कूलम का जो नियम है ना, ये एक्सपेरिमेंटल है, मतलब इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो प्रयोगों में जो है K का मान जो है वो पाया गया आपका, K का मान जो है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होता है ना, इसका जो वैल्यू आता है वो आता है आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जिसका वैल्यू, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो अपने कूलम के नियम को ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। आप मैक्सिमम बुक में जो है कूलम के नियम को ऐसे ही लिखा हुआ पाएंगे। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, F इज इक्वल टू ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r² न्यूटन। यहाँ पे आप सबका मात्रा छोड़िए, लास्ट में आपको पता है कि चूंकि हम ये बल निकाल रहे हैं तो आपको यहाँ पे न्यूटन लगा देना है। ठीक है, तो कूलम का नियम यहाँ पे हो गया। अब आपको यहाँ पे एक चीज कर रहा होगा कि एप्सिलॉन नॉट है क्या, तो एप्सिलॉन नॉट जानते हैं क्या है? अगर आपके ये दो आवेश है तो हम लोगों ने ये आवेश कहाँ पे लिए, हवा में लिए, मैंने मतलब कि इन दोनों आवेशों के बीच जो है निर्वात है या वायु, और उस निर्वात या वायु की जो विद्युतशीलता होती है, विद्युतशीलता कहते हैं उसको, पराविद्युतता भी कहते हैं। तो विद्युतशीलता जो पराविद्युतता होती है उसी को हम लोग एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं। ठीक है, आगे हमको इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कूलम के नियम में और क्या हो सकता है। तो कूलम का नियम तो हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, आपको अगर कूलम के नियम का यूज करके अगर दो आवेशों के बीच का बल निकालना हो तो आपको करना क्या है, आपको ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ये रखना है, और बस यहाँ पर उसके इंटू में जो है आपको Q1 इंटू Q2 का गुणा करना है, बटा में r² रहना, आपका निकल करके आ जाएगा। चूंकि ये बल है तो मात्रा किसका तो सोचना नहीं, न्यूटन लगा देना है बस। तो आगे बढ़िए, हम लोग अगला चीज जानेंगे कि कूलम के नियम में, ठीक है, बल जो निकाल रहे हो सदिश राशि है, तो इस कूलम के नियम का सदिश रूप क्या हो सकता है। ठीक है,
कूलम के नियम का सदिश रूप क्या हो सकता है? सदिश रूप, ये देखेंगे आप। तो देखिए सदिश रूप इसका क्या हो सकता है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉन्स्टेंट है, लिखा जाएगा Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा एक बात मैं बता दे रहा हूं आपको कि जो कूलम के नियम में जो बल लगता है वो बल की दिशा क्या होती है, वो बल कैसा होता है, तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसी के अनुदिश होता है। अगर मान लीजिए कि Q1 चार्ज जो है Q2 चार्ज को आकर्षित कर रहा है, अगर दोनों अलग अलग प्रकृति के तो आकर्षित करेगा, तो अगर ये आकर्षित करता है ठीक है Q2 को, तो उसकी दिशा क्या होगी, इस तरफ होगी, इस रेखा के अनुदिश नहीं होगी। अगर ये प्रतिकर्षित कर उसको दूर भगा है तो अब इसकी दिशा क्या होगी, इसी रेखा के अनुदिश होगी लेकिन बाहर की ओर होगी, है ना। तो ये जो है आप जान लीजिए कूलम के नियम में जो बल की दिशा होती है वो क्या होती है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। अब यहाँ पे हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं कि r जो है ना, जो बीच की दूरी है उसी के दिशा में हम लोग को क्या करना है, एकांक सदिश r कैप ले लेना है, यानी कि r के दिशा में एकांक सदिश ले लेना है। एकांक सदिश आप लोग जानते हैं क्या होता है ना। r जो है आपका, r जो है r कैप जो है वो आपका यूनिट वेक्टर है, ठीक है, और क्या है r के डायरेक्शन में ही है, जो हमारी ये r है इस r के डायरेक्शन में ही है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब है कि इसका मान 1 है, तो इतने से तो आपका जो है f का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। कूलम का नियम यही है। और ये r कैप क्या करेगा, तो r कैप का वैल्यू जो है 1 होता है, मतलब एकांक से तो इसका मान तो 1 होता है, तो गुणा करेगा तो इसके मान में ओवरऑल कोई चेंज नहीं आने वाला है। हाँ, इसके दिशा से जो है ये जो है हमारा जो बल है वो सदिश बन गया, ये जो है हमारे कूलम का नियम का सदिश रूप हो गया, ठीक है। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, ठीक है। अगर आप सदिश F का बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपको बुक में ये भी देखने को मिल सकता है Q1 इंटू Q2 बट्टा R क्यू। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, R स्क्वायर से R क्यू हो गया, ठीक है। तो ऐसे तो मान चेंज कर जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अपना सदिश R ले लेते हैं। ये R क्या है, ये सदिश R जो है ना, दिशा में R जो है बल की दिशा में है और इसका परिमाण जो है मान वो R के बराबर है। इस सदिश R का जो परिमाण होगा, मान जो होगा वो R के ही बराबर होगा, और साथ में अपना दिशा भी, क्योंकि सदिश तो ये दिशा भी बता दे रहा है, तो इस R से इस R का एक मान क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, R स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, अगर आप यहाँ पे R को उसके परिमाण के साथ लिख रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा वेक्टर आप R ले ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्यूब करना पड़ेगा ताकि इसका एक जो पावर इसका कैंसिल कर दे, है ना, और इस सदिश रूप में आ जाए। तो ये हो गया आपका सदिश का, सॉरी कूलम के नियम का सदिश रूप, ठीक है। इसमें एक और चीज पे ध्यान देने की जरूरत है हमको, वो देख लेते हैं। वो क्या है, तो वो है किसी माध्यम में कूलम का नियम, अगर कोई मीडियम मिल जा रहा है, माध्यम मिल जा रहा है, उसमें कूलम का नियम का क्या होगा। जैसे यहाँ पर ये दोनों आवेश Q1 Q2 है, वो कहाँ पे है, निर्वात में रखे हैं, वायु में रखे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि इनके बीच जो है अगर हवा नहीं, निर्वात में कुछ और माध्यम है, तो उस कंडीशन में जो है हमारा कूलम का नियम कैसा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले यहाँ पे कूलम का नियम ध्यान रखना है। ये क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा R स्क्वायर, ठीक है। कब, जब बीच में मतलब कि निर्वात या वायु है तब। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमको माध्यम चाहिए, क्या चाहिए, कोई माध्यम है, तो वहां पर कूलम के नियम आपका हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा R स्क्वायर। ये आपका कूलम का नियम है। लेकिन अगर निर्वात नहीं है, हवा नहीं है, बल्कि उसके जगह पे कोई माध्यम है, तो आपका यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हट जाएगा, ये जो है नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि ये हवा का जो है विद्युतशीलता होता है, मैंने आपको पहले भी बताया हवा का पराविद्युतता होता है। तो अब चूंकि हवा नहीं है, कोई और माध्यम है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस माध्यम का जो विद्युतशीलता होगा वो रखना पड़ेगा, यानी कि सिर्फ एप्सिलॉन। किसी माध्यम के पराविद्युतता को या विद्युतशीलता को हम लोग सिर्फ एप्सिलॉन से दिखाते हैं, ठीक है।
और निर्वात वाले में हम लोग एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मतलब कि किसी माध्यम में कूलम का नियम। आपको टर्म यहाँ पे मैं आगे पढ़ाऊंगा, करके आप बुक में देखेंगे यहाँ पे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर, तो आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि एप्सिलॉन आर क्या है। एप्सिलॉन आर जो है ये आपेक्षिक विद्युतशीलता है, अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतता भी इसको आप कह सकते हैं, अपेक्षिक परावैद्युतता कह सकते हैं हम लोग। इसका एक और नाम है परावैद्युतांक। तो जब हम लोग इसको स्पेशली पढ़ेंगे तो वहां पे सब डिस्कस कर लेंगे हम लोग। फिलहाल आप लोग जाने कि ER जो होता है अपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। तो अगर आप किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देखिएगा तो जनरली आपको एप्सिलॉन का मान यानी कि उस माध्यम का जो है विद्युतशीलता है ना वो नहीं दिया रहता, आपको उसका अपेक्षिक विद्युतशीलता दिया रहता है। तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि ये फॉर्मूला यूज करना होता है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। तो ये कहां से आ गया, तो अब मैं बता रहा हूं आपको कि ये एप्सिलॉन आर है, इसके बारे में हम लोग आगे और पढ़ाई करेंगे। यहाँ पे ये अपेक्षिक विद्युतशीलता या परिवर्तनांक है ना, इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसको हम लोग अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि एप्सिलॉन आर जो होता है वो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो होता है। तो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया फॉर्मूला में कि कूलम के नियम में अगर निर्वात है तो एप्सिलॉन नॉट रखना है, मतलब कि निर्वात की विद्युतशीलता रखनी है, और अगर माध्यम है तो फिर माध्यम का विद्युतशीलता रखना है। ठीक है, और अगर हमको ये ई नहीं मालूम है, सॉरी एप्सिलॉन नहीं मालूम है, माध्यम का विद्युतशीलता नहीं मालूम है, तो इस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, ई का मान निकालेंगे। बार बार निकल रहा है ई मुंह से, हमारे एप्सिलॉन का मान निकालेंगे यानी कि उस माध्यम का विद्युतशीलता। तो ये क्या हो जाएगा, आप देखिए एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे रखा गया है इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। तो ये जो है आपका कूलम का नियम हो गया कब की अवस्था में, तो जब हवा या निर्वात न हो दोनों आवेशों के बीच, बल्कि कोई माध्यम हो जिसकी विद्युतशीलता क्या है, ई एप्सिलॉन है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर उसका अपेक्षिक विद्युतशीलता दिया हुआ है, एप्सिलॉन आर दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो आज हमारा जो है कूलम का नियम खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने डिस्कस करेंगे ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है ना, और फिर उसके बाद से हम लोग जो है कूलम के नियम से रिलेटेड जो है मतलब कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स जो है वो जानेंगे, इसकी सीमाएं क्या होती है, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, तो वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, अपने पढ़ाई को जारी रखिए, जहां तक होगा मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, और एक और बात मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ, इसका जो नोट्स है रिटन नोट्स वो PDF के रूप में आपको मैं वीडियो के लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा PDF को, और चाहे तो आप उसको अपने कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू।